हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और फाइनली आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके लिए आई हूं, और वो है टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट हाई मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। कि ऐसे कौन से टिप्स, ऐसे कौन से ट्रिक्स, ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो हमको अपनाना चाहिए, हमको फॉलो करने चाहिए, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हाई लेवल ऑफ मार्क्स आ जाएं थोड़ी सी ही पढ़ाई करने पर। यानी मान लीजिए आपके एग्जाम्स में कुछ 10-15 दिन बचे हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी चाहिए, अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया, तो क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे हाई मार्क्स आ जाएं। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाली हूँ कि आपकी क्या गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ आपके बच्चों के मार्क्स डिडक्ट यूजुअली होते हैं, सिली एरर्स बच्चे कहाँ कर देते हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, वो सब आज मैं डिटेल में बताऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, ना कि हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क आप करो, जब अभी एग्जाम में 6 महीने हैं तो अच्छे से पूरा पूरा चैप्टर पढ़ो, सब करो। लेकिन जब लास्ट के 10-15 दिन, महीना भर बचा है तो और आपके पास एक नहीं पूरे 5-6 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। वो स्मार्ट स्टडी कैसी करनी है, कैसे आपको अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, वो सब कुछ आज मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे ये कहना है कुछ बच्चों से, कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है, प्रॉब्लम आती है कि मैम हमसे लर्न नहीं हो सकता, हम रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छे से आती है, आपका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है, तो आप अच्छे से लिख लोगे, आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, क्योंकि स्टोरी आपके माइंड में चलेगी। कुछ कीवर्ड्स आप लर्न कर लेते हो अपने इंग्लिश के चैप्टर से जो यूजुअली यूज़ होते हैं एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, वो यूज़ कर लो तो आपके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप साइंस की बात करो, सोशल की बात करो, दूसरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करो, तो वहाँ पर आपको की पॉइंट्स लर्न करने ही पड़ते हैं। की पॉइंट्स लर्न कर लो और अंदर का अपना आप खुद फ्रेम करके लिखो और रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो, सही लिखो, लॉजिकल पॉइंट्स लिखो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम हमने पूरा इंग्लिश पढ़ लिया है, सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती तो लिखना नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको अपना नॉलेज एक्सप्रेस करने नहीं आता तो वहाँ आपकी गलती है। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, आपने ज्ञान पूरा बटोर लिया, पूरा पढ़ लिया, रट्टाफिकेशन करके चले गए, एक एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट, राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर, रीडिंग सेक्शन आपका परफेक्ट है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिखना नहीं आता, आंसर फ्रेम नहीं कर पाते, तो ये एक मेजर कॉज आ जाता है आपके मार्क्स डिडक्शन का, और जिसकी वजह से आपके हाई मार्क्स नहीं आ पाते बोर्ड एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर की नज़रों से अगर हम देखें तो एग्जामिनर जब बहुत सारे उसके पास पाइल्स ऑफ पेपर, एकदम थप्पी रखी रहती है पेपर्स की चेक करने के लिए, तो आपका पेपर कैसे आउटस्टैंडिंग होना चाहिए उन सारे पेपर्स में से, वो मैं आज आपको बताऊंगी, ताकि एग्जामिनर आपको बहुत इजीली अच्छे मार्क्स दे दे। तो आपको प्रेशर लेने की, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपको हाई मार्क्स दिलवाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। एंड अगर आपको लाने हैं तो बस थोड़ा सा इस वीडियो को सुनना है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, सुनना है और इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है। अगर आपने माइंड में नहीं रखा तो हो सकता है कि आप फिर से वही सब गलतियां करें जो आपने टर्म 1, टर्म 2 प्री बोर्ड्स में करी, और वही सब गलतियां आप बोर्ड्स में भी रिपीट करेंगे। और ये गोल्डन चांस है, आई डोंट वांट कि आप इस गोल्डन चांस, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दें और फिर वही गलतियां रिपीट करें। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स में है वो है स्लीप ऑन टाइम टू अवॉइड बीइंग लेट फॉर एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कल एग्जाम है तो पूरी एक रात पहले पूरा बैठ के पढ़ेंगे और बिना सोए, बिना रेस्ट करे वो एग्जाम के लिए निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपका दिमाग में आपने सब कुछ भर लिया एक ही रात में, एंड देन आप सोए नहीं हो, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को आपने रेस्ट नहीं दिया, अपनी बॉडी को आपने रेस्ट नहीं दिया, तो आप एग्जाम में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको नींद आएगी, आपको प्यूकिश लगेगा, उल्टी जैसा लगेगा, सर घूमेगा, सर फटेगा लिटरली दर्द में। तो ये आपको नहीं करना है। और जब आप सोते नहीं हो, जब आप थके हुए रहते हो, तो चांसेस है कि आप एग्जाम के लिए लेट हो जाओ, आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के लिए आप लेट हो सकते हो। आप कोशिश करो कि आप घर से जल्दी निकलो, टाइम पे निकलो, ताकि आप कम से कम 15 मिनट्स पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहुंच जाओ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता बोर्ड में एग्जामिनेशन हॉल कहाँ है, तो आपको वो सब चीज़ें पहले से पता करके रखनी पड़ेगी, ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंटिजेंसी आ सकती है, पेट्रोल खत्म हो सकता है गाड़ी से, गाड़ी खराब हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उन सब के लिए
प्रिपेयर रहना है और आपको 20-25 मिनट्स पहले घर से निकलना है। 15 मिनट्स भले वहाँ बैठे रहो एग्जामिनेशन हॉल के, वो ठीक है, लेकिन लेट मत हो। ओके, नेक्स्ट, डोंट बी स्ट्रेसफुल एंड रीच योर एग्जाम हॉल ऑन टाइम। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अपने एग्जाम हॉल पर टाइम पे पहुंचना है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी कंटिजेंसी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको उन सब के लिए प्रिपेयर्ड रहना है और आधे घंटे पहले अपने घर से निकलना है सेफर साइड पे रहते हुए। नेक्स्ट, यूज क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम वाइजली। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो, टीचर आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आप डायरेक्ट लिखना नहीं स्टार्ट कर देते हो, आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम दिया जाता है। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के जो महारथी बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम, फटाफट पेपर लिखना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होता। अगर आपको 15 मिनट ये रीडिंग का टाइम दिया गया है तो लोगों ने आपको सोच समझ के वहाँ टीचर्स ने और सीबीएसई ने दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है वाइजली, प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस को रीड करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम जब रीड करते हैं पेपर तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ हमने ये पढ़ा था, तो हम उसी वक्त अपने माइंड में आंसर्स चलाना स्टार्ट कर देते हैं। हमको समझ में आ जाता है ओके ये पेपर का पैटर्न है, पहले मुझे सेक्शन बी स्टार्ट करना है, या पहले मैं सेक्शन ए स्टार्ट करूंगा, या पहले मैं सेक्शन सी स्टार्ट करूंगा, ये मुझे अच्छे से आता है। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी अपने माइंड में फॉर्म कर देते हैं पूरा पेपर को लिखने के लिए। तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए, प्रॉपर पेपर को रीड करिए। ओके, नेक्स्ट, ट्राई टू मेंटेन सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब अगर हम एग्जामिनर या एवैल्यूएटर, वो बंदा जो हमारा पेपर चेक कर रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, उसके नज़रिए से, उसके व्यू पॉइंट से देखें तो उसके पास बहुत सारे पेपर्स हैं और उसको बहुत सारे पेपर्स चेक करने हैं। उसके पास सिर्फ आपका इकलौते बच्चे का पेपर नहीं है पेपर चेक करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे पेपर लिखना है कि सामने वाले ईजी रहे उसके लिए पेपर चेक करना, और वो जब आपका पेपर चेक करे तो खुशी से चेक करे और अच्छे मार्क्स दे के आपके पेपर को साइड करे, ना कि इरिटेट हो और कहीं कहीं मार्क्स काटे। तो आपको एग्जामिनर को खुश रखना है। वो कैसे खुश होगा? जब आप अपना पेपर सीक्वेंस में करोगे। अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर में आपके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी, रीडिंग राइटिंग एंड लिटरेचर। आप पर सेक्शन उठा लो कि चलो अगर आपको लगता है पहले आपको राइटिंग सेक्शन करना है, सेक्शन बी, तो आपने सेक्शन बी स्टार्ट किया और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में किए। फिर आपको लगता है सेक्शन ए करना है तो आपने सेक्शन ए उठाया, सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के सीक्वेंस में, एंड सिमिलरली सेक्शन सी के। लेकिन अगर आपने ऐसा करा कि एक क्वेश्चन सेक्शन बी का कर दिया, फिर सेक्शन सी से एक क्वेश्चन कर दिया, फिर 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के कर दिए, फिर जंप मारा सेक्शन सी पे, तो यहाँ तो आपके बहुत मार्क्स डिडक्ट होंगे और ये तो आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये आपको नहीं करना है, आपको सीक्वेंस में लिखना है अपना पेपर। चाहे फिर आप सेक्शंस को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको सीक्वेंस रखना ही है। नेक्स्ट, मेक चार्ट्स डायग्राम्स विद पेंसिल वेयर रिक्वायर्ड। अब अगर इंग्लिश के पेपर की बात करें तो इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह कुछ होता नहीं है सच, लेकिन चार्ट्स आप रख सकते हो। जैसे हर चैप्टर के एंड में माइंड मैप होता है कि अच्छा अगर बोला है फॉर एग्जाम्पल कोई कैरेक्टर है मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पूरा आंसर लिखने के बाद लास्ट में छोटा सा पेंसिल से लिख दो मिस्टर जॉन, एक सर्कल लगाओ, भाई मिस्टर जॉन कैसा था, ही वॉज टॉल, ही वॉज स्मार्ट, उसकी ग्रीन आइज थी तो भाई ग्रीन आइज लिख दी, और वो बहुत लॉयल इंसान था तो लिख दिया लॉयल, बहुत हार्ड वर्किंग था तो लिख दिया हार्ड वर्किंग। इस तरीके से आप एक चार्ट बना दो। ये चार्ट बनाने में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन जो प्रॉपर पेंसिल से आप ये बनाओगे आंसर के एंड में, तो आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और टीचर इसको देख के बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली बच्चों ने किया नहीं होगा और आपने किया होगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आधा मार्क 1 मार्क मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, सोशल साइंस वगैरह, तो उसमें तो डेफिनेटली बहुत सारे डायग्राम है। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर बोन का, स्केलेटन का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने स्केलेटन का आंसर लिखा और प्रॉपर स्केलेटन ड्रॉ करके प्रॉपर अपने पेंसिल से लेबलिंग्स करी है उसमें, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये चार्ट्स, ये डायग्राम्स, ये पाई चार्ट्स अगर आप बनाते हो तो उसका बहुत डीप इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे और आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ट्राई टू स्टिक ऑन द वर्ड लिमिट। इंग्लिश में हमेशा आपको वर्ड लिमिट दिया जाता है कि अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन मिनिमम 120 to 150 वर्ड्स, 120 से 150 शब्दों के बीच में आपको कंप्लीट करना आंसर। अगर बोल दिया 120 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, तो बहुत सारे हिंदुस्तान के जो महारथी बच्चे हैं वो सोचते हैं भाई 150 वर्ड्स बोला है तो 150 ही लिखो,
भाई एग्जामिनर यहाँ पे आपका एक एक वर्ड काउंट नहीं करेगा, गिनेगा नहीं कि 150 वर्ड लिखे हैं कि नहीं लिखे। आप मिनिमम 120 भी लिख सकते हो। आपका जो पूरा पॉइंट है, जो आपको बात एक्सप्रेस करनी है, अपने व्यूज जो लिखने हैं, आप वो 120 वर्ड्स में भी कंप्लीट कर सकते हो अच्छी वोकैबुलरी यूज करके। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 125 130 तक खींचो, ज़रूरी नहीं कि आपको 150 तक ही लिखना है। और कुछ बच्चों को लगता है अरे मैं 150 से भी ज़्यादा 200 वर्ड्स लिख देता हूँ तो मुझे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो बाबा ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर के लिए आप काम ईजी रखो, जितनी वर्ड लिमिट है उस पर आप स्टिक रहो और उसी पे आप अपना लिखिए। इससे क्या होगा, दूसरे आंसर्स को अटेम्प्ट करने का भी टाइम मिलेगा आपको, नहीं तो आपका टाइम एक ही क्वेश्चन में वेस्ट हो जाएगा। एंड बच्चों का पेपर, ट्रस्ट मी, छूटता है 15-15 20-20 मार्क्स का भी बच्चों का पेपर छूट जाता है, सब कुछ आते हुए भी। इसीलिए वर्ड लिमिट पर रहिए, क्योंकि आपको 3 आवर्स में पूरा पेपर फिनिश करना है। नेक्स्ट, बी टू द पॉइंट व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। अभी मैंने वही चीज बोली कि आपको जो वर्ड लिमिट बताई गई है उस वर्ड लिमिट पे ही स्टिक करिए और टू द पॉइंट आंसर करो। अगर आपने बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां लिख दी तो आई एम सॉरी, टीचर इरिटेट हो गए, मार्क्स आपके काटेगा ना कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। इसलिए टू द पॉइंट अपने आंसर पर रहिए। अगर जो सवाल पूछा है कि मिस्टर जॉन कौन है, तो भाई मिस्टर जॉन बता दो आप सिंपल वर्ड्स में कौन है। ये मत बताओ कि इसकी चाची कौन थी, इसकी नानी कौन थी, उसकी मासी कौन थी। सिंपल टू द पॉइंट आंसर रखो और वर्ड लिमिट पे स्टिक रहो। कितने वर्ड लिमिट बोले उस हिसाब से आंसर अपना कंप्लीट करके खत्म, डन। नेक्स्ट, यूज वोकैबुलरी या की पॉइंट्स रिलेटेड टू द आंसर। अब हर आंसर की, हर क्वेश्चन की की पॉइंट होता है या की वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर जॉन के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा है कि भाई वो बहुत स्टाइलिश है, वो बहुत, उसकी वॉइस बहुत कैकोफोनिक है। अब कैकोफोनिक वर्ड सबके माइंड में नहीं आता, लेकिन जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि मिस्टर जॉन की वॉइस कैकोफोनिक है, यानी बहुत सुनने में इरिटेटिंग वॉइस है और हार्श वॉइस है, थोड़ी अच्छी वॉइस, अच्छी क्वालिटी की वॉइस नहीं है उनकी। तो आपने ये वर्ड कैकोफोनिक अपने माइंड में रख लिया कि हाँ, मिस्टर जॉन का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली ये कैकोफोनिक वर्ड से कुछ ना कुछ फ्रेम करके लिखूंगी वहां पर, या मैं लिखूंगा। तो ये कीवर्ड आपने अपने माइंड में रख लिया, जिससे टीचर खुश होगा कि ठीक है, बच्चे ने बुक रीडिंग करी है, बच्चे ने पढ़ाई करी है, उसको आंसर आता है। और यही एक कैकोफोनिक वर्ड होगा जो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में दिलवाने में आपको हेल्प कराएगा। तो कुछ कीवर्ड्स या कुछ जो अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स हर चैप्टर, हर आंसर में होते हैं, उसको आप माइंड में रख लीजिए और फिर अपने आंसर को लिखिए। देख लीजिएगा आपको 100% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा नहीं मिले तो फुल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशंस। अब एब्रिविएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। इंग्लिश का पेपर है भाई, लैंग्वेज पेपर है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलते। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा एब्रिविएशन या कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जो ऑक्सफोर्ड बोर्ड इंग्लिश ने आपके लिए मतलब करवा दिया है, ये रूल है कि हाँ ठीक है, आप इस पर्टिकुलर वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो आप लिख सकते हो। जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर में हम DR करके डॉट लिख देते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म है, ये सबको ही लिखते हैं और ये करेक्ट है। मैंने लिख दिया मिस्टर तो MR डॉट, मैंने लिख दिया मिसेस तो MRS डॉट। तो ये कुछ जो शॉर्ट फॉर्म्स है ये आप लिख सकते हो, लेकिन हर वर्ड पे शॉर्ट फॉर्म लिखना। जैसे सपोर्टिव तो बच्चे SUP करके डॉट कर दो, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे। समझ में आई? अगर यूनिवर्सिटी लिखना है तो बच्चे UNI करके डॉट लिख दे रहे हैं, तो अपने मन मर्जी से कोई भी शॉर्ट फॉर्म अगर लगाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर छोटे मोटे आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, ये सब कर सकते हो। अदरवाइज आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट है, फुल फॉर्म्स में ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड स्क्रिबलिंग, मेंटेन द नीटनेस इन द आंसर शीट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर लिखते लिखते लिखते, अच्छा नहीं मुझे ये नहीं लिखना, क्या करेंगे, कुछ लिखा ऐसे ऐसे करके काटो काटो काटो, खरा अच्छा नहीं है, फिर आगे लिखा अरे ये भी खराब है, ऐसे ऐसे करके पूरे पेपर में स्क्रिबलिंग बोले तो गुदागुदी बहुत करते हैं। तो ये आप अवॉइड करिए, बहुत ही गलती हो गई, ये बहुत ही एरर है। तो आप अपने साथ इंक वाला जो इरेजर होता है जिससे पेन इरेज हो जाती है वो रखिए, या व्हाइटनर रखिए। व्हाइटनर भी आप पूछ लीजिए अपने वहाँ पे इवैल्यूएटर से, वहाँ पे जो आपका इन्विजिलेटर खड़ा है उससे पूछ लीजिए कि भाई यूज़ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पेन से सिंपल, अगर मान लीजिए आपने वर्ड लिखा है जॉन,
तो बस इस पे एक कट मारिए, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बस, ताकि क्लियरली दिखे। इसको ऐसे 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 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका पेपर बहुत अनटाइडी दिखेगा। आपको नीटनेस मेंटेन करनी है। साफ सुथरे पेपर को चेक करने से इवैल्यूएटर को भी खुशी मिलेगी, उसको भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज वो भी गंदे पेपर को गंदी तरह ही चेक करेगा। तो कोशिश करिए स्क्रिबलिंग ना हो, आप अपने पेपर में नीटनेस मेंटेन रखें। नेक्स्ट, यूज करेक्ट ग्रामर। इंग्लिश का पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर। अगर ग्रामर ही गलत लिख दी आपने, अगर आपने मेन आर्टिकल्स, वर्ब्स ये सब गलत लिख दिए, तो आप ये समझ लीजिए आपके हर आंसर में एक एक डेढ़ नंबर कटते जाएगा। अगर ग्रामर आपको सही करनी है तो मेरे ग्रामेटिकल वीडियोस आप देखिए। हर टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है उसके मैंने सेपरेट वीडियोस बना के रखे हैं। इनफैक्ट एक मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए कस्टम वीडियो वो भी बनाया है, जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे इग्नोर किया जाए, कैसे अवॉइड किया जाए, कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, वो भी वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डेफिनेटली वो वीडियो भी मिलेगा। तो ग्रामर पे विशेष खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस वेल ऑल दी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। अब बहुत सारे बच्चे एक मेजर गलती करके जाते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखकर ही नहीं जाते। सिर्फ पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है। सीबीएसई ने आप लोगों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, वो आप ही की सुविधा के लिए, आप ही के कन्वीनियंस के लिए किया गया है कि आप उसको देखें कि किस तरीके का पेपर का पैटर्न आने वाला है, और पेपर आता एग्जैक्टली उसी पैटर्न में ही है। तो आपको एक बार वो सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। यहाँ तक कि मैग्नेट ब्रेन्स ने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या, हर सब्जेक्ट के लिए 5 से ज़्यादा सैम्पल पेपर रिलीज किए हुए हैं, ताकि आप उनको पढ़ें। और मैक्सिमम आप देखिएगा, इंग्लिश कोर में मैंने 5 सैम्पल पेपर रिलीज किए हुए हैं। आपने अगर वो 5 सैम्पल पेपर पढ़ लिए, ये मेरी गारंटी है आप 80 अबव स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ओके, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वही पूरा पैटर्न होता है जो एग्जाम में आने वाला होता है। ओके, ऑलवेज स्टार्ट योर राइटिंग सेक्शन विद अ फ्रेश पेज। अब मान लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन है। सेक्शन ए आपने कंप्लीट कर लिया, अब जब सेक्शन बी आपको स्टार्ट करना है तो आप ध्यान रखिए कि इसको फ्रेश पेज से, एक नए पेज से स्टार्ट करें। उसी पेज में घुसा के मत लिखो। भाई टीचर ने आपको बहुत सारी सप्लीमेंट्री शीट्स दी हुई है, पेपर लो, शीट लो, फ्रेश पेज पे लिखो सेक्शन बी, राइटिंग स्किल सेक्शन, एंड स्टार्ट करो। राइटिंग स्किल सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, वहीं से सेकंड मत स्टार्ट करो, फिर एक फ्रेश पेज लो और फ्रेश पेज पे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। आपको घुसा घुसा के बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि पेपर बहुत अनटाइडी दिखता है। कभी कभी लाइंस ड्रॉ करते करते पेपर फट भी जाता है। तो आपको फ्रेश पेज से हर क्वेश्चन स्टार्ट करना है, राइटिंग स्किल्स में स्पेशली। नेक्स्ट, फॉर हेडिंग्स यूज ब्लैक पेन इफ यू आर स्पीडी। अगर आप स्पीडी हो, अगर आपकी स्पीड बढ़िया है एग्जाम में, तो हेडिंग वगैरह लिखने के लिए केवल ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं। हरी, नीली, पीली, वीली, कोई दुनिया के सतरंगी कलर आपको यूज नहीं करने। सिंपल ब्लू पेन से पेपर लिखना है। बहुत आपके पास टाइम बच रहा है, आपका स्पीड बढ़िया चल रही है पेपर में, आपको लग रहा है, तो आप ब्लैक पेन हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। अदरवाइज उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ब्लू पेन से लिख के उसको ब्लू से अंडरलाइन कर दोगे, वो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, गिव प्रॉपर गैप। बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत चिपकी हुई रहती है, बहुत पास पास रहती है, तो एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो उसको रीड करने में डिफिकल्टी होती है, वो नहीं पढ़ पाता कि भाई बच्चे ने क्या लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेटेड है आपका पेपर, खुला खुला नहीं है। तो आप प्रॉपर गैप रखिए कि ठीक है, 2 वर्ड्स के बीच में एटलीस्ट 1-2 फिंगर का गैप होना चाहिए। ओके, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे दूसरी चीज़ करते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि बड़ी हैंड राइटिंग दिखे और पेपर ज़्यादा भरे। जो आपका एग्जामिनर है वो बेवकूफ़ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि उसने सालों से उसको पेपर्स चेक करने की हैबिट है, वो बहुत एक्सपीरियंस है। आप प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखिए, प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए, ना ज़्यादा स्पेस ना कम स्पेस। उसको पता है कौन बच्चा पेपर भरने के लिए बड़ा बड़ा लिख रहा है, तो वो मत करिए। आप प्रॉपर लिखिए, स्पेसिंग दीजिए और नीट रखिए अपने पेपर को। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट, ड्रॉ लाइन्स विद पेंसिल एंड स्केल इफ लेफ्ट विद स्पेयर टाइम। अगर आपके पास स्पेयर टाइम बोले तो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, लास्ट में रिवीजन कर लिया, सब कुछ हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो स्केल और पेंसिल से आप हर आंसर के बीच में एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करिए। उससे आपका पेपर अच्छा भी दिखता है, नीट दिखता है, प्रेजेंटेशन दिखता है बच्चे का, और 2 आंसर के बीच में डिफरेंस समझ में आता है टीचर को, तो उसको चेक करने में भी ईजी लगता है। अगेन टाइम बचता है तो करिए, अदरवाइज हीरो या हीरोइन बनना नहीं है कि टाइम नहीं है और तभी भी पेपर पेंसिल पे स्केल पेंसिल से आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, खुद बेवकूफ़ी करेंगे। ओके,
नेक्स्ट, डोंट मेंशन योर स्कूल्स नेम, दिस कैन बी समटाइम्स टेकन बाय द एग्जामिनर पर्सनली। कभी कभी लेटर में या किसी राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन में बच्चे अपने स्कूल का नाम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगी आप अपने स्कूल का नाम मेंशन मत करिए। यूजुअली क्वेश्चन में ही स्कूल का नाम दिया रहता है, उसी को ही आपको लिखना है, वो नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। और अगर स्कूल का नाम नहीं दिया है और फॉर्मेट जैसे नोटिस का फॉर्मेट है, वहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्कूल लिखना रहता है, तो वहाँ पे आप ABC पब्लिक स्कूल लिख दो, XYZ पब्लिक स्कूल लिख दो, इस तरीके से लिख दो। अपना स्कूल का नाम मत लिखो। हो सकता है कि जो एग्जामिनर चेक करने वाला हो वो प्राइवेट स्कूल से हो, या हो सकता है वो गवर्नमेंट स्कूल से हो, तो वो पर्सनली ले सकता है अपने ऊपर कुछ चीज़ें कि अच्छा ये बच्चा तो प्राइवेट स्कूल का है। हो सकता है, यू नेवर नो, टीचर का दिमाग कैसा चलेगा पेपर चेक करते वक्त कि आपको नहीं पता, तो आप मेंशन मत करो। इससे क्या रिवील करोगे, आप अपने स्कूल का तो नाम रिवील कर ही दोगे, और जो दूसरे आपके साथ एग्जाम लिख रहे हैं उनका भी रिवील कर दोगे कि वो किस स्कूल से है, तो सबके मार्क्स हो सकता है कहीं ना कहीं कटे, तो इसलिए स्कूल का नाम मेंशन मत करो। नेक्स्ट, यूज 80-20 रूल एंड डू योर रिविजन अकॉर्डिंगली। अब एक 80-20 रूल के बारे में जिन बच्चों ने नहीं सुना है, मैं बता देती हूँ क्या होता है कि आपकी पूरी बुक में से सिर्फ 20%, ओनली 20% कोर्स होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, और जो आपके पेपर का 80% होता है, जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता है उसका 80% इस 20% में से ही होता है। घुमा फिरा के इसी 20% में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपना रिविजन करो तो ऐसा मत करो कि अंधाधुंध बस पढ़ते ही गए, हार्डवर्क करते ही चले गए। मैंने शुरू में ही कहा था स्मार्ट वर्क करो, उन पोर्शंस को, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ने की कोशिश करो जो इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, यानी वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा, चाहे MCQ में, चाहे क्वेश्चन आंसर में, कहीं भी, लिटरेचर में, कहीं भी। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है रिविजन के टाइम पे। नेक्स्ट, ईट वेल बिफोर द एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ये बहुत मेजर गलती कर देते हैं कि भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए एग्जाम देने चले जाते हैं। मैं कहूँगी आप 1 घंटा पहले उठो, आराम से टेक फ्रेश एयर, ब्रीथ, अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट लो, एक हो सके तो बालकनी में 5 मिनट्स खड़े हो जाओ, टेक फ्रेश एयर, अच्छा ऑक्सीजन लो, रिविजन करो वहीं बैठ के अपना, एंड देन अपना एग्जाम देने जाओ। जो बच्चे बिना खाए पिए एग्जाम देने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका सर दुखता है, कहीं ना कहीं वो थकते हैं, भूख लगने से भी एग्जाम लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो अच्छे से आप अपना खा पी के जाइए। 5 मिनट्स मोर। अब ये 5 मिनट्स मोर एक स्ट्रैटेजी है, एक ट्रिक है। जब हम रिवीजन करते हैं एग्जाम से पहले, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम इतना थक चुके होते हैं कि अब हमें लगता है बस यार अब तो जितना हुआ हुआ बंद कर दो। नहीं, यहाँ पे आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को मोटिवेट करना है। घड़ी में देखना है बस 5 मिनट और रिवीजन करूंगा मैं, बस 5 मिनट और रिवाइज करूंगी और फिर बस बंद कर दूंगी। इस तरीके से 5 मिनट आप और करो, उसके बाद फिर थकने लगो, फिर बोलो बस 5 मिनट और। तो ये बस 5 मिनट से आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं बस 5 मिनट पढ़ पढ़ के, इस तरीके से आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड को मोटिवेट करना है और अपनी मेहनत जारी रखना है, बीच में थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, स्टिक मोटिवेशनल पोस्टर ऑन द वॉल अबाउट योर गोल। आपका गोल क्या है? 12th के बाद आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, 12th के बाद आपको ये गोल अचीव करना है। तो जहाँ पर भी आप जिस रूम में पढ़ते हो या जो भी आपका स्टडी टेबल है, उसकी वॉल पे आप एक पोस्टर पे अपना गोल लिख दो, ताकि जब भी आप थको, जब भी आपका मन करे कि बस यार अब रख देता हूँ, अब नहीं पढ़ता हूँ मैं, तब वो गोल आप देखो और वो आपको बार बार याद दिलाए कि नहीं, उठ और पढ़, उठ और पढ़, गेट अप एंड स्टडी, क्योंकि आपको वो गोल अचीव करना है। वो गोल बार बार आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। तो ये डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने भी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ये सब चीज़ें करी हैं। बहुत ज़्यादा थक गए तो बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो कुछ खाने पीने के लिए, या 5 मिनट्स बालकनी में या घर में कहीं राउंड लगा के आ जाओ। उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि एग्जाम में 10 दिन बचे हैं और बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप पढ़ाई करिए अच्छे से, सोशल मीडिया को थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, क्योंकि ये सब बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम्स आपके लाइफ टाइम काउंट होंगे। जॉब के लिए हर जगह ये 12th के मार्क्स ही काम आएंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, स्टडी वेल। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर द सेम। एंड मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए ई बुक्स भी अवेलेबल करवाई हैं। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक है, उस लिंक पर विजिट करिए, फॉर्म को फिल करिए कि आपको डिटेल्स जो भी है, एंड आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।